अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा जनाब, ये कंपैरेटिवली एक छोटा सा लेक्चर होगा और इस लेक्चर का पर्पस ये है कि जो हमने मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लेक्चर में मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टेटमेंट बनाना सीखा, हम उसकी एक रिकंसिलिएशन बना लें। प्रॉफिट्स की एक रिकंसिलिएशन बनाई जाती है। तो मैं ज़रा प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन को डिस्कस करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर जो है वो रिकंसिलिएशन का जो फॉर्मेट होता है वो बना देता हूँ। अगर हम प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन बनाने के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हो सकते हैं। आप प्रॉफिट, पहले मैं फॉर्मेट लिख दूं, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट करें। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट करें। ठीक है। प्रॉफिट पर एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है आपके पास, उसमें से आप लेस कर दें, उसमें से आप लेस कर दें, पहले मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेस कर दें फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक। जब आप इसमें से लेस कर देते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक और आप ऐड कर देते हो फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक को, ऐसा अगर आप करोगे तो आपके पास जो है वो प्रॉफिट वो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा। ठीक है जी। तीन हिस्से हैं इस वीडियो के। एक तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैंने बना दिया, ये आप अपने पास कॉपी कर लें। दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि इस फॉर्मेट के हिसाब से वैल्यूज कैसे पुट इन करनी है, वो पुट कर कर ऊपर वाली एग्जांपल की बेसिस पर मैं आपको बता दूं कि ये मैच कर रहा है या नहीं। और तीसरा हिस्सा ये है कि जिसमें मैं लॉजिकली ये समझा दूं कि ये मैच क्यों कर रहा है, या ऐसा करने से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को इस तरह से एडजस्ट करने से मार्जिनल का कैसे प्रॉफिट आ सकता है। अच्छा ये याद रखिए, मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट किया तो मैंने फिक्स ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया और फिक्स ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया, और फिर मैं प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग पर आया। ऐसा भी आप कर सकते थे कि आप प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट करो। आप प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट करो। उस केस में सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि उस केस में आप ऐड कर दोगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक को, और आप लेस कर दोगे फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक को। ऐसा अगर आप करोगे तो अगेन आप पहुंच जाओगे प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर। ठीक है जी। तो दोनों तरह से आप फॉर्मेट बना सकते हो। अब देखिए, पहले तो हम इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून, जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून, ये तीन तीन महीने थे हमारे पास। देखिए अगर हम ऊपर आते हैं, ये जो सवाल हमने सॉल्व किया था, तो आपके पास प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो जनवरी से मार्च तक का है, जनवरी से मार्च का है, वो है 1482500। ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1482500। अच्छा, लेस करना है फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उसको हमें जो है वो लेस करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक के टोटल 10,000 यूनिट्स थे। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से इन 10,000 यूनिट्स की वैल्यू 16.5 थी। आपको याद होगा कि 16.5 में मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स थे। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से इन 10,000 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो 17.75 से थी। यानी कि एक एक्स्ट्रा 1.25 था, और वो एक्स्ट्रा 1.25 पर यूनिट था फिक्स्ड ओवरहेड्स का, हमने ओएआर के थ्रू निकाला था। तो 10,000 यूनिट्स का ये अमाउंट कितना होगा? 10,000 यूनिट्स का ये अमाउंट हो जाएगा 12,500। ठीक है जी। यानी कि आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप बोलें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक की वैल्यू है 177,500, मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक की वैल्यू जो है वो है 165,000। तो 177,500 और 165,000, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, तो वो डिफरेंस आ रहा है 12,500 रुपए का। या तो आप ऐसा करो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू में से मार्जिनल कॉस्टिंग के टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर दो, या फिर आपने जो ओएआर कैलकुलेट किया था 1.25, उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास जो फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक है वो है 12,500। ठीक है। अच्छा, जनवरी टू मार्च में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, दोनों का ओपनिंग स्टॉक जीरो था, तो ये चीज़ तो है ही नहीं आपके पास।
तो क्या अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से यानी कि 1482 500 में से 12,500 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1470 और आप देख रहे होगे कि ये जो 1470 की वैल्यू आ रही है वो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग ही है। यानी कि अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करता हूं और फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक को ऐड करता हूं तो मैं प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग पर ही पहुंचता हूं। क्यों, ये थोड़ी देर में हम बताते हैं, लेकिन पहले हम इन फॉर्मेट्स को कंप्लीट कर लें। इसी तरह से अगर आप प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आप 12,500 यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करोगे। ओपनिंग स्टॉक इस सवाल में था ही नहीं, तो आप वही 1482 500 पर पहुंचोगे। ठीक है, मैंने पहले फॉर्मेट बताया, अब उसकी एप्लीकेशन करना सिखा रहा हूँ और फिर उसकी लॉजिक बताता हूँ। लास्ट अप्रैल से जून पर आ जाओ। अगर अप्रैल से जून पर आते हैं तो अप्रैल से जून पर हमारे पास प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है 2292 500। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2292 500। अब इसमें से हमें माइनस करना है फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक। फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से आएगा? देखिए आपके पास जो सेकेंड सेकेंड ईयर है, सेकेंड 3 मंथ्स है, उसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक है 355,000 और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी ये, हाँ ठीक है, ये सेकेंड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो है वो है 330,000। यानी कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो कितना है? जो डिफरेंस है वो 25,000 है। या आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि क्लोजिंग स्टॉक के 20,000 यूनिट्स हैं और OAR या पर यूनिट जो रेट था वो 1.25 कैलकुलेट किया था। तो अगर मैं 20,000 यूनिट से और उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी 25,000 रुपये आ जाता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, वो 25,000 है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना, फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना। अब पिछली बार का जो क्लोजिंग था वही इस बार का ओपनिंग था, पिछली बार का जो क्लोजिंग था वो अगली बार का ओपनिंग था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू है 12,500 ही, जो हमने पहले भी कैलकुलेट करी। ऐसा करने से यानी कि अगर मैं 2292 500 में से 25,000 को माइनस करता हूँ और 12,500 को ऐड करता हूँ तो ये 2280 000 बनता है। 2280 000 बनता है और वही वैल्यू आप देखें बन रही है जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट था। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलना चाहते हैं तो आप 2280 000 से स्टार्ट करेंगे। इसमें आप ऐड कर देंगे फिक्स ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक जो कि 25,000 होगा और लेस कर देंगे फिक्स ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक जो कि 12,500 है। तो इस तरह से भी आप 2292 500 पर पहुंचोगे। ठीक है, तो एक तो ये कर दिया मैंने, फॉर्मेट बना दिया। दूसरा, फॉर्मेट सवाल पर कैसे अप्लाई करना है ये सिखा दिया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक की वैल्यू में फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग में शामिल नहीं होती। दोनों का डिफरेंस ले लें, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, तो आप इस तरह से अपनी रिकंसिलिएशन कंप्लीट कर सकते हो और आप ये बता सकते हो कि दोनों का प्रॉफिट जो है उसमें डिफरेंसेस क्यों थे। अब जरा आते हैं लॉजिक पर। देखिए आप ये एनालाइज करें कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट आ रहा था वो 1470 आ रहा था पहले साल। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट आ रहा था वो 1482 500 आ रहा था। जिन चीजों की वजह से डिफरेंस नहीं आता ना, पहले उनको मैं येलो शेड कर लेता हूँ। देखिए सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर भी 2.7 है, यहाँ पर भी 2.7 है। इसका मतलब सेल्स रेवेन्यू की वजह से कभी भी डिफरेंस नहीं आता है, एक चीज नोट कर लें। उसके बाद हम आते हैं सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट्स पर। तो आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक 20,000 की कॉस्ट यहाँ थी। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एज अ कॉस्ट इंक्लूडेड थी, सेल्स रेवेन्यू में से माइनस हो रही थी, ये यहाँ पर भी थी। एडमिन की कॉस्ट 30,000 यहाँ पर थी, यहाँ पर भी थी। वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, बस सिर्फ जगह डिफरेंट थी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट है वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आकर माइनस हो रही थी और मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से पहले माइनस हो रही थी। लेकिन अमाउंट्स में डिफरेंस नहीं था। अमाउंट वहां भी 90,000 था, अमाउंट यहाँ पर भी 90,000 था। दोनों अमाउंट्स एब्सोल्युटली सेम थे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जब ये चीजें कर ली ना, यानी कि हमें ये पता चल गया कि सेल्स रेवेन्यू की वजह से डिफरेंस नहीं आता, हमें ये पता चल गया कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की वजह से डिफरेंस नहीं आता, हमें ये पता चल गया कि फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वजह से फर्क नहीं आता,
हमें ये पता चल गया कि फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट की वजह से फर्क नहीं आता, तो अब दो चीजें बच गई। एक आपकी बच गई प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट, एक आपकी बच गई प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट, और एक बच गई प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट। देखिए प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट की वजह से भी डिफरेंस नहीं आता, प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट की वजह से भी डिफरेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखिए भाई, आपके पास ये जो 16.5 है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड शामिल है, वो इसमें भी शामिल है। और उसमें से कुछ हिस्सा जो नहीं बिके, जो यूनिट्स नहीं बिके, जो यूनिट्स नहीं बिके, जो यूनिट्स नहीं बिके, उसकी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट इन 10,000 यूनिट्स में शामिल है। लेकिन जो यूनिट्स बिक गए, जो यूनिट्स बिक गए, उनकी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट ये 990000 में शामिल है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो 17.75 है, 17.75 में दो चीजें हैं ना। 17.75 में से 16.5 वेरिएबल वाले हैं और बाकी 1.25 फिक्स्ड वाले हैं। तो जब आपने ये जो 1242500 कैलकुलेट किया है, ये जो 1242500 कैलकुलेट किया है, इस 1242500 की अमाउंट को जरा एनालाइज करते हैं। इस 1242500 की जो अमाउंट है ना, इसकी अगर हम बात करें तो जो अमाउंट है हमारी, अल्लाह भला करे, 1242500, इसमें से कुछ हिस्सा वेरिएबल है और कुछ हिस्सा फिक्स्ड है। जरा इसको केयरफुली एनालाइज करिएगा कि जब हमने अपने पास प्रोडक्शन की पहले 3 महीने की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करी, तो इसमें 16.5 इंटू 70,000, यानी कि 111500, 111500 की इसमें वेरिएबल कॉस्ट शामिल थी। और 1.25 इंटू 70,000, 1.25 इंटू 70,000, यानी कि 87,500 जो है ना, वो फिक्स कॉस्ट वाले शामिल थे। देखें, अगर मैं इस अमाउंट की बात करता हूँ तो इसमें आपके पास जो है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। अब जरा होता क्या है, जरा गौर से सोचिएगा। देखिए, जो यूनिट्स नहीं बिकते ना, जो यूनिट्स नहीं बिकते, जो यूनिट्स नहीं बिकते, जो यूनिट्स नहीं बिकते, जो 10,000 यूनिट्स नहीं बिके, जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट तो नहीं होता है। तो जो मेरे पास ये फिक्स कॉस्ट होती है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स का पार्ट बन जाती है। कितनी कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स का पार्ट बनी है? अगर मैं 10,000 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक में और हर यूनिट में 1.25, 10,000 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक में और हर यूनिट में 1.25 की फिक्स कॉस्ट शामिल है, यानी कि 12,500 रुपए की कॉस्ट, 12,500 रुपए की ऐसी कॉस्ट है जो इस 177,500 में शामिल हो गई है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है, यानी कि आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करें ना, तो वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही माइनस होती है। मैं इसको जरा दूसरे लफ्जों में समझाता हूँ। जो डिफरेंस आता है ना बेटा, जो डिफरेंस आता है ना, वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वजह से आता है। जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो डिफरेंस आता है, वो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से क्रिएट होता है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है? देखिए, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हो, जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हो, तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी की पूरी एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो रही होती है। जब आप फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हो, तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी की पूरी 100% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए चार्ज हो रहे हैं, पूरे 1 लाख रुपए माइनस हो रहे हैं। जो आपके एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट था 1 लाख रुपए का, वो पूरा का पूरा इधर चार्ज हो रहा है। जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हो, जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हो, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप अगर प्रोडक्शन की बात करो तो उसमें 87,500 की प्रोडक्शन की कॉस्ट शामिल है। उसमें से 12,500, उसमें से 12,500 क्लोजिंग स्टॉक में भी है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है क्लोजिंग स्टॉक में? 10,000 इंटू 16.5 अगर करता हूँ तो 165,000, यानी कि वेरिएबल का जो हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है वो 165,000 है। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसको मैंने ब्रेक किया है दो हिस्सों में। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 177,500, उसके अगर दो हिस्से करूं तो 165,000 वेरिएबल है और बाकी 12,500 जो है वो फिक्स्ड है। अच्छा, यहाँ पर भी 165,000 था वेरिएबल का, यहाँ पे भी सेम अमाउंट था, तो ये अमाउंट सेम आया। इसी तरह से ये 124,2500 जो है, इसमें से ये वाला वेरिएबल है और इसका रेलेवेंट क्लोजिंग स्टॉक का वेरिएबल भी वही है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? 87,500 यहाँ पर शामिल है और उसमें से 12,500 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गई।
अगर कोई कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाए, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाए कॉस्ट, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस नहीं होती है। क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका अमाउंट एक्सपेंस आउट नहीं होता है, एक्सपेंस नहीं होता है, या क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है ये एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं हो रही है। अब देखिए ये जो 1065000 है, जरा 1065000 को एनालाइज करते हैं। जो ये 1065000 है, 1065000 में से वेरिएबल हिस्सा कितना है, 115550 माइनस 165,000। ठीक है जी, तो ये आ रहा है 990000, जो मार्जिनल में भी आ रहा था। फिक्स का कितना आ रहा है, ऊपर आपने 87,500 शामिल करा, और 87,500 में से 12,500 हटा दो जो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गया। तो 87,500 माइनस 12,500, ये बच गया 75,000, ये बच गया 75,000। तो आप देखें ये जो 1065000 है, इसमें से 990000 वेरिएबल खर्चा है जो एक्सपेंसेस में जा रहा है, जो एक्सपेंसेस में जा रहा है और एक्सपेंस आउट होगा। इतना ही अमाउंट वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आपको नजर आ रहा है, 990000। फिक्स कॉस्ट में क्या हुआ, 87,500 ऊपर शामिल था, उसमें से 12,500 क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गया। जब 87,500 में से 12,500 क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गया तो वो एक्सपेंस में नहीं गया। ठीक है। अच्छा, नीचे अंडर अप्लाइड भी था एक, जो कि फिक्स कॉस्ट की वजह से हमारे पास आता है। और अंडर अप्लाइड का मतलब यह है कि 75,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट पीएनएल में चार्ज हो रही है, प्लस 12,500 का अंडर अप्लाइड, प्लस 12,500 का अंडर अप्लाइड, यानी कि टोटल 75,000 प्लस 12,500, 87,500, 87,500 पीएनएल में एज ए एक्सपेंस चार्ज हो रहा है। 75,000 ऊपर से आए जो 1065000 का हिस्सा है, और 12,500 का अंडर अप्लाइड। इसका मतलब टोटल 87,500 रुपीज फिक्स्ड प्रोडक्शन की कॉस्ट के, टोटल 87,500 रुपीज फिक्स्ड प्रोडक्शन की कॉस्ट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट हो रहे हैं। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि ये जो 1077500 का अमाउंट मैंने सेल्स रेवेन्यू में से माइनस किया है, ये 1077500 का जो अमाउंट मैंने सेल्स रेवेन्यू में से माइनस किया है ग्रॉस प्रॉफिट पे आने के लिए, इसमें दो चीजें हैं, 990000 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसमें दूसरी चीज है 87,500 की फिक्स्ड प्रोडक्शन की कॉस्ट। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, 990000 और 87,500, तो वो मिल मिलाकर आपके पास यही अमाउंट बनेगा। एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने, सही है। 990000 प्लस 87,500, आप दोनों को ऐड करो तो वो 1077500 बनेगा। अब हुआ ये जनाब कि देखें आपके पास जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी की पूरी 1 लाख रुपए एज ए एक्सपेंस चार्ज हो रही है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें 87,500 चार्ज हो रहे हैं, पूरे लाख रुपए चार्ज नहीं हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि कुछ हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गया, और जब वो कुछ हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट नहीं हुआ। जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट नहीं हुआ, आप एक जगह पर 1 लाख रुपए के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के खर्चे अकाउंट फॉर कर रहे हो, और दूसरी जगह पर आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के 87,500 के खर्चे अकाउंट फॉर कर रहे हो। तो जहां पर कम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, जहां पर 12,500 कम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, वहां का प्रॉफिट भी 12,500 ज्यादा होगा। इसीलिए हम करते क्या है, रिकंसिलिएशन में हम ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है 1482500, ये पहले 3 महीने में मार्जिनल से इसलिए ज्यादा था क्योंकि 12,500 रुपए के जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के खर्चे थे, 12,500 रुपए के जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के खर्चे थे, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक्सपेंस आउट ही नहीं हुए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन की 87,500 की कॉस्ट एक्सपेंसेस में गई थी, मार्जिनल कॉस्टिंग में पूरी 1 लाख गई थी। तो अगर मैं वो 12,500 भी एक्सपेंस आउट कर दूं तो मैं उसी प्रॉफिट पर आ जाऊंगा जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट बन रहा है, क्योंकि 1470000 का अमाउंट। ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में ये होता है, सेकेंड ईयर में अगेन आप जो है ना वो डायरेक्टली जो आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी बात करें, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेकेंड ईयर भी आपने 1 लाख रुपए, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने सेकेंड ईयर भी 1 लाख रुपए ही चार्ज करे हैं एक्सपेंसेस में। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने सेकेंड ईयर भी 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस में चार्ज करें। जबकि अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखता हूं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या हुआ,
जरा गौर से सुनिएगा, ये जो 177,500 है यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का दूसरे साल का जो ओपनिंग स्टॉक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक है, उसमें 12,500 रुपए के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल हैं पिछले साल वाले। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें 12,500 रुपए के पिछले साल वाले, ओपनिंग स्टॉक में 12,500 के 500 पिछले साल वाले फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल है, क्योंकि पिछले साल ये क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गए थे, तो इस साल ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। अच्छा, फिर प्रोडक्शन की वैल्यू देखते हैं। प्रोडक्शन की अगर वैल्यू देखते हैं तो प्रोडक्शन में आपने कितना इंक्लूड किया हुआ है? प्रोडक्शन के 1 लाख यूनिट्स थे, तो 1 लाख यूनिट्स में आपने 1.25 के हिसाब से, 1 लाख यूनिट पे आपने 1.25 के हिसाब से 1 लाख इंटू 1.25 यानी कि 1,25,000 रुपए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के मजीद शामिल करे हुए हैं। 1,25,000 रुपए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के मजीद शामिल करे हुए हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में जो है वो आपके पास 20,000 यूनिट्स हैं, और 20,000 यूनिट्स है तो 1.25 के हिसाब से 20,000 इंटू 1.25 यानी कि 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गया। 25,000 रुपए के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गए। तो ये 12,500 प्लस 125,000 माइनस 25,000 यानी कि ये टोटल आ गया 112500। और फिर इस केस में आपके पास ओवर अप्लाइड भी था, इस केस में आपके पास ओवर अप्लाइड भी था जो कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड से पर्टेन करता है 25,000 का, उसने इन खर्चों को 25,000 रुपये कम भी किया था। तो आपके जो नेट एक्सपेंसेस चार्ज हो रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 87,500 हो रहे थे। देखिए, ओवर अप्लाइड जो है ना, ओवर अप्लाइड आपके एक्सपेंसेस को नेट करता है, यानी कि जो चीज़ आपने प्रोडक्शन में इंक्लूड करी है ना, आपने प्रोडक्शन में 1,25,000 रुपये इंक्लूड करे लेकिन आपके एक्चुअल ओवरहेड्स 1 लाख थे, तो वो ओवर अप्लाइड से नॉक ऑफ होकर 1 लाख दिखा देता है। अच्छा, आपने ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किया। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या किया? मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो पूरे के पूरे 1 लाख चार्ज में है। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो जितने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं वो टोटल उसी तरह चार्ज होता है। तो अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में 80 से 1 लाख रुपए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चार्ज करें और आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ 87,500 चार्ज करें, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगेन आपका जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से ज्यादा है। अब हम इसको किस तरह से शो करते हैं? देखिए, नंबर वन, पहली चीज ये है कि जो आपके पास फिक्स ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम माइनस करते हैं। फिक्स ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक को सर माइनस क्यों किया? हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें कुछ हिस्सा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का शामिल होगा, जो कि 20,000 इंटू 1.25 है। 20,000 इंटू 1.25 जो है वो हिस्सा 20,000 इंटू 1.25 यानी कि 25,000 रुपये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में माइनस होने से ही रह गए, वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गए। ये वाले 25,000 रुपए, ये 25,000 रुपए यानी कि 20,000 इंटू 1.25 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक में घुस गए, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गए, और क्लोजिंग स्टॉक का अगर पार्ट बने तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट ही नहीं होता क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए हम ये माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो एक्सपेंस आउट हुआ होगा, और जो ओपनिंग स्टॉक के 12,500 है वो एक्स्ट्रा है, ओपनिंग स्टॉक के 12,500 एक्स्ट्रा है, जो इस साल यानी कि सेकेंड ईयर में, यानी कि सेकेंड क्वार्टर में, अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में ज्यादा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में माइनस करे जा रहे हैं। ये हैं पिछले साल के, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो गए। ओपनिंग स्टॉक में ऐड होने का मतलब है उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज कर दिया। तो इसीलिए ये जो ज्यादा की अमाउंट है ये हम ऐड बैक कर देते हैं ताकि हम अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट पर आ जाएं। बाकी अगर आप यूं सोचो कि ये जो प्रोडक्शन के 1,25,000 है और ओवर अप्लाइड के 25,000 है, इससे तो नेट इस साल का खर्चा 1 लाख बनता है, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग में भी है। तो जरा इसे अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा ये हो सकता है कि ट्रिकी या कंफ्यूजिंग हो, लेकिन जब तक आप मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन का पहला लेक्चर सही से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसको लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे, तो काफ़ी आसानी हो सकती है। लेकिन यह है कि अगर आपको 60-70% भी बातें समझ में आई, दैट सफिशिएंट। हम जब अभी पास पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो उसमें मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। ये फॉर्मेट ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा, आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट अपने पास रिकंसिलिएशन का फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।